भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के आगे चाइना और पाकिस्तान बैक फुट पर आ गया है। पाक चाइना को समझ आ गया है कि हम कितना भी उछल लें, भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। पाक मीडिया का कहना है कि पाक पीएम इमरान खान सिर्फ बैठे बैठे भारत के खिलाफ ट्वीट वार करते रहते हैं, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता। करूंगा एजाज अमान साहब, जरा अपने दुख की तरफ आते हैं कि वज़ीर आज़म साहब का जो मोर्चा हम देखते हैं कि ट्विटर से वो फायर करते रहते हैं, कभी तकरीर कभी कभार करते थे, लेकिन ट्विटर का बड़ा कहते हैं ना ज़ोरदार तरीके से इस्तेमाल हो रहा है भारत के ख़िलाफ़। अब वो जो कोशिश करते हैं कि जी भारत का चेहरा दुनिया को दिखाएं, वो बार बार वही चीज़ को दोहरा रहे हैं। क्या दुनिया सुन क्यों नहीं रही, असर क्यों नहीं हो रहा उनकी बातों का, क्या वजह है? आमिर साहब देखिए, जो बात अभी हम सब मिलके कर रहे हैं, इस वक्त जो नज़दीकियां अमेरिका और हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो अंग्रेजी की एक मिसाल है कि when the rat laughs at the cat, the hole must be nearby। जो अकड़ दिखा रहा है हिंदुस्तान और जिस तरीके से वो अपने आप को असर्ट कर रहा है, चाहे वो नेपाल के अगेंस्ट हो, चाहे वो चाइना के अगेंस्ट हो, श्रीलंका के अगेंस्ट हो, या पाकिस्तान के अगेंस्ट कश्मीर में हो, तो इसके पीछे उसको एक बहुत बड़ी शय है। दूसरी जो स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ है वो ड्रा कर रहा है अमेरिका से, और टेक्टिकल स्ट्रेंथ एंड टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है इजराइल की, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो रवैया है वो रीजन में और बिलखुसूस पाकिस्तान के अगेंस्ट और कश्मीर में ये बड़ा एक जारहाना रवैया है जिसको वो इख्तियार किए हुए हैं। अब हमने ये देखना है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं। जो इस वक्त चाइना की सेंसिटिविटी बन रही है, या जो चाइना को इस वक्त जिस मदद की ज़रूरत है, पाकिस्तान ने 3 काम करने हैं। पहली बात है कि वी मस्ट स्टैंड बिसाइड्स चाइना, शोल्डर टू शोल्डर चाइना के साथ हमने खड़े रहना है, और हमने अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को बड़ा क्लियरली डिफाइन कर देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल लेनी है या वेस्ट के साथ, वो नहीं, उधर कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, लेकिन चाइना के साथ हमारी प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। भारत के मुकाबले में चीन के साथ खड़ा होना है। इस वक्त जो बड़े बड़े क्लियरली खड़े होना है। फिर इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल है, उनको हमने डिसअपॉइंट नहीं करना, एंड वी हैव टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। मैं सिर्फ इतना कहूंगा ताकि वो हमसे डिसअपॉइंट भी ना हो और उनके हौसले भी पस्त ना हो। और फिर तीसरी बात जो हमने, वी मस्ट शो रिजॉल्व टू सेफगार्ड आवर स्ट्रेटेजिक एंड टेरिटोरियल सेंसिटिविटीज। अगर ये 3 बातें हमारी हुकूमत और पॉलिसी प्लानर्स को बहुत क्लियर हैं, तो फिर इसको स्ट्रेटेजाइज करना वो दैट इज डूएबल एंड दे कैन डू इट। मुझे अभी तक थोड़ा सी कमजोरी नजर आ रही है, वो ये है जी, मैं कह रहा हूं इन तीनों बातों की तफसील में हमें जाना चाहिए। कमजोरी मुझे ये नजर आ रही है कि जी क्या ट्विटर पर तो जोर है, जबानी कलामी बातों पे जोर है, यूएन में बात हो रही है, जो डिप्लोमेटिक मूवमेंट है वो हम थोड़ी बहुत कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कोई कश्मीर पॉलिसी के खद्दो-खाल बहुत वाज़े नहीं है मौजूदा हुकूमत में, जिनमें मजीद क्लैरिटी लाने की ये बड़ी आपने अहम बात की एजाज साहब, बड़ी अहम बात की, सेफ गार्ड करें। हाँ, बड़ी अहम बात की कि बड़ा इबाम है पॉलिसी में। और वाकई कमर चीमा साहब के हमारे बहुत सारे जो हल्के हैं, जैसे कि जनरल साहब फरमा रहे हैं कि जी वो मुतमईन नहीं है हमारी कश्मीर पॉलिसी से। ठीक है, ट्विटर पे आपने कहते हैं बयान भी ठोक दिए, एक आध तकरीर भी कर दी, और हम लोगों ने एहतजाजन बाहर खड़े भी हो गए घंटे 2 घंटे के लिए, लेकिन अमली इक़दाम नहीं हो रहे हैं। क्या आपके ख्याल में क्या जो कुछ अभी तक पाकिस्तान ने किया कितना काफी है, कितना नाकाफी है? जी देखिए आमिर साहब, इसमें थोड़ी चीजें समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि हमारी कश्मीर की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं रही कभी भी, लेकिन मैं समझता हूं कि जब से इमरान खान साहब आए हैं, इमरान खान साहब ने जो मोर्चा संभाला है उस मोर्चे का फायदा हुआ है। भले वो यूएन में स्पीच करने से हो, भले वो अपने ट्विटर से हो। आज वो आपको पता है, आज अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो फॉल्स जो है वो सर्जिकल ऑपरेशन कर सकते हैं या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं या ऑपरेशन किसी किस्म का इंडिया कर सकता है, तो उसका फायदा ये हो रहा है कि दुनिया अलार्म्ड है। और जो आज उन्होंने उधर इंडिया में ऑक्युपाइड कश्मीर में एक वैन का जो धमाका दिखाया है, उसमें उन्होंने कहा जी कोई जख्मी नहीं हुआ, हालांकि वो कहना यही चाह रहे थे कि ये पुलवामा 2.0 है।
सो जो चीज मैं समझता हूं ना, जहां पे पाकिस्तान की कमजोरी है, पहली बात, पाकिस्तान अपना जो जिहाद का बयानिया था उस पर वीक हो गया। दूसरी बात, जो नॉन स्टेट एक्टर कश्मीर के लिए इंगेज रहे उससे हम डिसंगेज तो हो गए, लेकिन हम उस पर डिफेंसिव रहे। अभी वो नॉन स्टेट एक्टर, वो जैसे मोहम्मद हो, वो हाफिज सईद हो, वो लश्कर तैयबा हो, हमने उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं किया, और वो आना चाहिए था पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, लेजिटिमेसी मिलनी चाहिए थी। दुनिया भर में आमिर जिया साहब नॉन स्टेट एक्टर जो कभी किसी स्ट्रगल में इन्वॉल्व रहते हैं उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिली है। हमें जैसे ही वो इंडिया बात करता है जी दहशतगर्द जमाते हैं, और उसके ऊपर कभी पाकिस्तान में बात नहीं हुई कि इनका फ्यूचर क्या है। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप ने फॉर एवर इनको डिसाइड करना है कि जो कश्मीर में हम करते रहे वो ठीक था, या हम इसी तरह कंफ्यूज रहेंगे कि जी इमरान खान साहब ट्विटर पे बात करेंगे, एक अच्छा वजीर आज़म आया बात कर रहा है, या कि वो चीजें जो हमें ऑफेंसिव करेंगी उस पे हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, और वो तब तक नहीं होगा। आखिरी बात अमर जिया साहब, वो तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातें उन नॉन स्टेट एक्टर के बारे में एक पार्लियामेंट अप्रोच नहीं अडॉप्ट करेगी। हम डिफेंसिव ही रहेंगे और जो इंडिया कहता रहेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर हम पे रहेगा। जब इकराम सहगल साहब, दो बातें सामने निकल कर आती हैं, एक तो कि इमरान खान साहब की हुकूमत की जो है हिकमत अमली क्या है, और ट्विटर और क्या ये बयानात काफ़ी हैं, तो ज़ाहिर है कि उस पर कंसेंसस ज़्यादातर लोगों का ये बनता है कि जी काफ़ी नहीं है, हमें अमली इक़दाम करने होंगे। तो पहले तो इस पर रोशनी डालिए, फिर हम ये जो जिहादी तंजीमों का मसला था उस पर भी बात करेंगे आगे चल के। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ट्विटर की वॉर जितना भी कर लें और फॉरेन मिनिस्टर साहब जो बयान दे दें, यूनाइटेड नेशन में जाएं, OIC कंट्री में जाएं, मेन थिंग है कि कश्मीर की जो कश्मीरियों की फ्लाइट ना वो कन्वे नहीं हो रही है पूरी दुनिया। मैंने बहुत दफ़ा इनसे कहा था कि लो कॉस्ट डिप्लोमेसी ये होती है कि आप पुराने जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर जो फ्रांस में रहे, जर्मनी में रहे, सब इजिप्ट में रहे, मे बी सऊदी अरेबिया में, मैंने आप हर मुल्क में जो हमारे एम्बेसडर थे उनको आप रिटायरमेंट से आप उनको बोले, उनको अपनी आप करें, अपना रोलाडेक्स जो है अपनी डायरी खोलें, वहाँ से उनको जाके मिले लोगों से, एकेडमिक से, मीडिया वालों से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, बिजनेसमैन से, और कश्मीरी की फ्लाइट जाके उनको बताएं। तो ये नहीं कि आप छोटे आप बड़ी वहाँ पर जाके वहाँ से कोई पब्लिक वो करें, बट आप आप टू द पीपल यू मस्ट एक्सप्लेन टू देम एट द लोअर लेवल, लो कॉस्ट लेवल, कि भाई क्या हो रहा है। देखिए, जस्ट बाय ग्रैंड स्टैंडिंग इससे एक बात नहीं होती, आपने एक मैसेज जो है आपने कन्वे करना होता है। अब एक सवाल और है कि ठीक है कि कई चीज़ें आइडेंटिकल हैं 1962 में भी और 2020 में भी एजाज अमान साहब, लेकिन भारत में जो तैनात चीनी सफ़ीर है उसका जो गुज़िश्ता रोज़ बुध के रोज़ उन्होंने बयान दिया, उसमें उन्होंने बड़ा बज़ाहिर एक सुलह आमेज़ बयान था, उसमें कहा था कि दोनों ममालिक जो हैं उनको एक दूसरे से ख़तरा नहीं है और बहुत सारे जो हैं कॉमन इंटरेस्ट हैं। इसी तरह जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के चाइना में, वो पाकिस्तान से ही होकर गए हैं, जुआ साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा कि जी दोनों इन क़ुव्वतों के पास, भारत और चीन के पास वो चैनल्स मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए बातचीत हो सकती है, और फिलवक्त जो है सरहद पे बकौल उनके हालात जो हैं, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए जी स्टेबल हैं और कोई उसमें वो वाली बात नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं इस सूरत हाल को, कि आप सिफारतकारी को ज़्यादा मौका मिलेगा? जी आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो चाइना के सफ़ीर ने जो बात की है, एज अ डिप्लोमेट वो यही लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते थे और उन्होंने एक उम्मीद दिलाने की बात की, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त इंतहाई डिफरेंट हैं। वो अगर हम ये देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है पूरे रीजन में और चाइना के खिलाफ माहौल क्या बन रहा है दुनिया में, पोस्ट कोरोना एनवायरनमेंट में चाइना के लिए दो बड़े चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। एक, अमेरिका पूरे वेस्ट को साथ मिलाकर चाइना की जो मुआशी प्रोग्रेस है उसको रोकने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है। एक तरफ ये माहौल है जो चाइना के खिलाफ बन रहा है, दूसरा हिंदुस्तान जो है उसने एक नई उम्मीद वाबस्ता कर ली है अमेरिका के साथ, वो है उसका स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, जो अमेरिका के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं और एक इस रीजन में स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है। सो एक तरफ इंडिया अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है, दूसरी तरफ चाइना के जो चैलेंजेस हैं उनको वो कैश करना चाहता है। तो इसकी वजह से
جو شے ملی انڈیا کو، انڈیا نے 2 اقدام اٹھائے. پہلا انہوں نے 370 اینڈ 35A کو ریووک کیا کشمیر میں جناب، اور اس کے ساتھ انہوں نے لداخ کے ایریا کو، جو کہ ایک حل طلب معاملہ تھا، اس کو یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا، جبکہ اس کے بہت سارے ایریا پر چائنا اپنا کلیم جتاتا ہے اور یہ انڈیمارکیٹڈ ایریا ہے، جیسے ابھی اکرام سہگل صاحب بھی کہہ رہے تھے. درست. اس انڈیمارکیٹڈ ایریا میں چیلنجز ہیں. چائنا نے ڈیولپمنٹ شروع کی ہے، روڈز بنائی ہیں، وہاں اپنے ٹینکس موو کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا ڈیفنس انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، جبکہ تبت کے اندر جو سینسٹیوٹی ہے ان کی وہ اپنی جگہ پہ ہے. دلائی لاما کو انڈیا اپنے اندر بٹھا کے بڑے عرصے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک معاشی چیلنج کریٹ کرنے کی ہندوستان کوشش کر رہا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو 2 بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. جو اس کی ایسپریشنز ہیں وہ چائنا کی مٹھی میں ہے. درست. انڈیا چاہتا ہے پرماننٹ سیٹ سیکیورٹی کونسل میں، اور وہ این ایس جی کا سٹیٹس بھی لینا چاہتا ہے، نیوکلیئر سپلائر گروپ کا. ان دونوں صورتوں میں چائنا ایک ویٹو پار ہے اور وہ انڈیا کو ہلنے نہیں دے گا. یہ دونوں ایسپریشنز اس کی وہ پوری نہیں ہونے دے گا اگر وہ انڈیا کے ساتھ، انڈیا چائنا کے ساتھ کوئی بہت زیادہ آگے تک جاتا ہے، شو کرتا ہے یا امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ قربتیں، بہت آگے تک جاتا ہے، اشارے پہ چلتا ہے.